नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर मतलब भारत में जो शुरुआती मुस्लिम आक्रमण हुए उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस शुरुआती दौर को समझें, खासकर ये जो अरब और तुर्क हमले थे उनमें क्या फर्क था और भारत पर पहला कामयाब मुस्लिम हमला वो आखिर कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इस्लाम का जब उदय हुआ उसके बाद का जो समय था, हाँ, खलीफाओं का शासन फैल रहा था दुनिया के बड़े हिस्सों में, और उस वक्त भारत की अपनी एक अलग राजनीतिक तस्वीर थी। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, कि हम भारत पर पहले सफल मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहे हैं। अच्छा। भारत में मुसलमानों के पहले आने की नहीं, क्योंकि अरब व्यापारी तो वो तो हमले से काफी पहले लगभग 630 ईस्वी के आसपास ही केरल के तट पर व्यापार के लिए आ चुके थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब व्यापार पहले शुरू हो गया था, हमला बाद में हुआ। ये दो अलग अलग चीजें हैं। चलिए, तो उस दौर की बुनियाद से शुरू करते हैं। जो जानकारी हमें मिली है उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन की कुछ मुख्य तारीखें याद दिलाई गई हैं, जैसे जन्म 570 ईस्वी, हाँ, ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी, फिर हिजरत यानी मक्का से मदीना जाना वो 622 ईस्वी, और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में। बिल्कुल। और उनकी मृत्यु के बाद ही वो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि भाई उत्तराधिकारी कौन होगा। हाँ हाँ। और यहीं से इस्लाम में वो जो शिया और सुन्नी विभाजन है उसकी जड़ें जुड़ती हैं, अबू बकर के समर्थक और अली के समर्थक। व्याख्यान में ये जिक्र भी है कि आज जैसे सऊदी अरब सुन्नी धारा का और ईरान शिया धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दुनिया भर में और भारत में भी सुन्नी बहुमत में हैं। अच्छा। और इसी दौर में खलीफा का पद बना, जो सिर्फ धार्मिक नेता नहीं थे बल्कि राजनीतिक प्रमुख भी थे, और उनका एक काम था साम्राज्य का विस्तार करना। हाँ हाँ। तो पहले 4 खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जिन्हें रशीदुन खलीफा कहा जाता है, और उनके बाद फिर उमैयद और अब्बासी खलीफाओं का एक लंबा दौर चला। तो ये जो खलीफा थे ये साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। अब आते हैं भारत पर हमलों पर। तो स्रोत बताता है कि हमलावर 2 अलग अलग गुटों से थे, एक अरब और दूसरे तुर्क। ये क्या कहानी है, मतलब इसमें क्या खास बात है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अक्सर लोग इसे एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। अरब, जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई, वो पहली लहर लेकर आए आक्रमण की। जबकि तुर्क लोग, जिन्होंने इस्लाम को बाद में अपनाया, वो दूसरी लहर लेकर आए, और शायद ज्यादा असरदार लहर। अच्छा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों लहरों के बीच करीब करीब 300 साल का फासला था। 300 साल, ये तो बहुत लंबा वक्त है। हाँ, 3 सदियां। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये कोई एक लगातार चलने वाला हमला नहीं था कि एक के बाद एक आते गए। बीच में एक बहुत बड़ा ठहराव था। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि 712 ईस्वी में सिंध पर उसका जो हमला था वही भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। मतलब इससे पहले भी भारत पर विदेशी हमले तो हुए थे, ईरानी आए, यूनानी आए, शक, कुषाण, हूण, हाँ, वो सब थे। लेकिन मुस्लिम नेतृत्व में ये पहला कामयाब हमला था। बिल्कुल सही। और उस समय की जो राजनीतिक बिसात थी वो भी समझना दिलचस्प है। उस वक्त दमिश्क में उमैयद खलीफा अल वालिद का शासन था, और इराक का गवर्नर था अल हज्जाज, जो बहुत ताकतवर और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी था। उसी ने असल में इस हमले का हुक्म दिया था। अच्छा, अल हज्जाज ने? हाँ। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो न सिर्फ अल हज्जाज का सेनापति था, बल्कि उसका भतीजा और दामाद भी था। मतलब सत्ता के बहुत करीब का आदमी था। अच्छा, तो मतलब परिवार का ही मामला था एक तरह से। हाँ। और उस वक्त सिंध में क्या चल रहा था, भारत के इस पश्चिमी छोर पर? उस समय सिंध पर चच वंश का राज था। वो पहले के राय वंश के बाद सत्ता में आए थे, और राजा थे दाहिर, जो एक ब्राह्मण शासक थे। दाहिर? हाँ, नाम सुना है। राजधानी थी उनकी अलोर या अरोड़, जो आज के पाकिस्तान में है। और देबल वो मकरान तट पर एक बहुत अहम बंदरगाह था, मतलब व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह। तो फिर हमला हुआ क्यों? क्या वजह बताई गई है इस व्याख्यान में? कोई खास कारण? हाँ, जो मुख्य कारण बताया जाता है वो ये कि देबल बंदरगाह के पास कुछ समुद्री लुटेरों ने अरब के जहाज़ों को लूट लिया था। अच्छा। तो जब अल हज्जाज ने राजा दाहिर से कहा कि भाई या तो इन लुटेरों को पकड़ो या फिर जो माल लूटा है उसका हर्जाना दो, तो दाहिर ने या तो कहा कि वो उसके बस में नहीं है या फिर मना कर दिया। अब इसे अल हज्जाज ने अपनी सत्ता को सीधी चुनौती माना, और बस हमले का बहाना मिल गया।
बेशक इसके पीछे दौलत हासिल करना और इस्लाम फैलाना ये मकसद भी बताए जाते हैं, जैसा कि उस दौर के कई आक्रमणों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लुटेरों वाली घटना एक तरह से ट्रिगर बन गई। फिर हुआ क्या? कासिम की सेना ने कैसे हमला किया? कोई खास तकनीक वगैरह? हाँ, पहला बड़ा आक्रमण 712 ईस्वी में देबल बंदरगाह पर ही हुआ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में जिक्र है, कि उस वक्त की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, जैसे नाफ्ता का जिक्र है, यानी आग के गोले फेंकने वाले यंत्र, और मंजनीक यानी बड़ी बड़ी पत्थर फेंकने वाली मशीनें। अरे वाह, मतलब तैयारी पूरी थी। हाँ बिल्कुल, ये उस समय के हिसाब से काफी एडवांस्ड हथियार थे। देबल का किला तोड़ने में इनका बड़ा हाथ रहा। फिर राजा दाहिर का क्या हुआ? उन्होंने मुकाबला किया? हाँ, देबल के बाद कासिम आगे बढ़ा और 712 ईस्वी में ही रेवाड़ नाम की जगह पर, कुछ लोग इसे रेवाड़ भी कहते हैं, राजा दाहिर से उसका सीधा मुकाबला हुआ। रावर का युद्ध? हाँ, रावर का युद्ध। इसमें राजा दाहिर बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिर में वो हार गए और मारे गए। और यहीं पर एक और दुखद लेकिन महत्वपूर्ण घटना का जिक्र मिलता है स्रोत में। वो क्या? राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई, उन्होंने महल की बाकी महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर लिया, यानी दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। ओह। और व्याख्यान के अनुसार ये भारत में जौहर का पहला दर्ज किया गया मामला हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राजा दाहिर की हार और मौत के बाद लड़ाई खत्म हो गई या जारी रही? नहीं, कासिम रुका नहीं, वो सिंध में और अंदर तक गया। ब्राह्मणाबाद नाम की जगह पर राजा दाहिर के बेटे थे जय सिंह। उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की, पर वो भी हार गए। और यहीं पर कासिम ने दाहिर की 2 बेटियों सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बनाया और उन्हें तोहफे के तौर पर खलीफा के पास दमिश्क भेज दिया गया। हाँ, मैंने भी ये कहानी सुनी है। हाँ, एक कहानी ये भी बताई जाती है, हालांकि इसकी सच्चाई पर इतिहासकार सवाल उठाते हैं, कि इन्हीं राजकुमारियों ने खलीफा से कासिम की कोई झूठी शिकायत कर दी। अच्छा। और खलीफा ने गुस्से में आकर कासिम को मौत की सजा दे दी। ये कहानी चचनामा में मिलती है, जो इस घटना का मुख्य स्रोत है। अच्छा, खैर इसके बाद मुल्तान विजय की बात भी आती है? हाँ बिल्कुल, 713 ईस्वी में, यानी अगले ही साल, कासिम ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। मुल्तान उस समय एक बड़ा शहर था, व्यापार का केंद्र था। हाँ। और कहते हैं कि वहां उसे इतना सोना मिला, इतनी दौलत मिली, कि उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी यानी सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दे दिया। सिटी ऑफ गोल्ड, ये नाम तो आज भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं मुल्तान के लिए। हाँ, ये नाम उसी वक्त से चला आ रहा है। तो ये तो हुई हमले और जीत की पूरी कहानी, लेकिन इसका असल असर क्या हुआ? क्या सिंध विजय ने वाकई भारत का नक्शा बदल दिया? इस बारे में जानकारी क्या कहती है? देखिए, यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो इस हमले का असर शुरुआत में बहुत ही सीमित था। मतलब अरब जो थे वो सिंध और मुल्तान के इलाके तक ही सिमट कर रह गए। अच्छा। और वो भी करीब 300 सालों तक, यानी भारत के बाकी हिस्सों पर उनका कोई सीधा राजनीतिक कंट्रोल स्थापित नहीं हुआ इस हमले के फौरन बाद। 300 साल तक सिर्फ सिंध मुल्तान में। हाँ। मोटे तौर पर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमला बेअसर रहा। इसका असर दूसरी तरह से हुआ। मतलब राजनीतिक असर भले कम रहा हो, पर कुछ और बदला। किस तरह का असर? बिल्कुल, सांस्कृतिक तौर पर और खास तौर पर ज्ञान के आदान प्रदान के लिहाज से ये संपर्क बहुत बहुत अहम साबित हुआ। अच्छा। कुछ खास बातें जो इस व्याख्यान में बताई गई हैं, जैसे पहली बार भारत में इस्लाम को राजनीतिक संरक्षण मिला, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से उसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। फिर ऊंट पालने का रिवाज और खजूर की खेती, ये आज सिंध और आसपास के इलाकों की पहचान है, ये इसी दौर में अरबों के साथ यहाँ आई। हाँ, ये तो है। कासिम ने सिंध में दिरहम नाम की अरबी मुद्रा भी चलाई। दिरहम, ओके। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जजिया कर। ये गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला टैक्स था। स्रोत के अनुसार ये पहली बार था कि भारत में इस तरह का टैक्स लगाया गया। इसने कहीं ना कहीं शासन और धर्म के बीच एक नए तरह के रिश्ते की शुरुआत की। ये जजिया वाला पॉइंट तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, और कासिम ने महफूजा नाम का एक शहर भी बसाया था, ऐसा जिक्र मिलता है। ये तो हुए वो प्रभाव जो अरबों के आने से भारत पर पड़े। हाँ। क्या भारत से भी कुछ बाहर गया? मतलब ज्ञान के क्षेत्र में कैसा लेन देन रहा? हाँ, ये एक 2 तरफा रास्ता था।
और शायद ये वाला पहलू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और दूरगामी असर वाला था। भारत को अरबों से क्या मिला? एक तो शब्द मानसून, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, ये अरबी शब्द मौसम से निकला है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ। दूसरा, नक्शे बनाने की कला, कार्टोग्राफी। अरब इसमें माहिर थे तो उसका ज्ञान भारत आया, लेकिन भारत से जो गया उसने तो दुनिया बदल दी। दुनिया बदल दी? क्या मतलब? ऐसा क्या चला गया यहाँ से? सबसे बड़ी चीज थी हमारी दशमलव प्रणाली और शून्य का विचार। हाँ, जीरो। बिल्कुल। हाँ। ये ज्ञान अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के जरिए अरब जगत पहुंचा और फिर वहां से यूरोप। आप सोचिए, आज का पूरा गणित, पूरा विज्ञान इसी की बुनियाद पर टिका है। सही बात है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत से भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ, जैसे पंचतंत्र की कहानियां। उनका कलीला व दिमना नाम से अनुवाद हुआ, जो अरब जगत में बहुत मशहूर हुआ। हाँ, कलीला व दिमना का नाम सुना है। फिर ब्रह्मगुप्त के खगोल विज्ञान और गणित के ग्रंथ थे, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खंड खाद्यक। आयुर्वेद के ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, इन सब का अरबी में अनुवाद किया गया। बाप रे, मतलब ज्ञान का पूरा खजाना बाहर गया। हाँ, एक ईरानी खगोल शास्त्री थे अबू माशिर। उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो बनारस आए थे और यहाँ करीब 10 साल रहकर उन्होंने भारतीय खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञान का कितना बड़ा लेन देन चल रहा था। वाकई ये तो कमाल की बात है। मतलब लड़ाई झगड़े अपनी जगह पर, ये विचारों का आदान प्रदान भी साथ साथ चल रहा था। पर ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं? कोई खास किताब है, कोई स्रोत है जहां ये सब लिखा है? हाँ, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी का जो सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है वो एक किताब है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका असली लेखक कौन था ये पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। बस अंदाजा लगाया जाता है कि शायद कासिम का ही कोई सैनिक रहा होगा या उसके साथ कोई और व्यक्ति जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा या सुना और लिखा। अच्छा। ये किताब असल में अरबी में लिखी गई थी। फिर बाद में 13वीं सदी के आसपास अबू बकर कूफी नाम के एक शख्स ने इसका फारसी में अनुवाद किया और फिर अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हुआ। इसके अलावा कुछ और किताबें भी हैं, जैसे मीर मासूम की तारीख़ सिंध या बिलादुरी की फुतूहल बल्दान, जिनसे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन चचनामा ही सबसे ज़्यादा डिटेल में मानी जाती है इस विषय पर। ठीक है, अब एक सवाल और। इतिहासकारों ने इस पूरी घटना को, मतलब सिंध पर अरबों की इस जीत को कैसे देखा है? क्या वो इसे भारतीय इतिहास की कोई बहुत बड़ी निर्णायक घटना मानते हैं? यहाँ एक और दिलचस्प पॉइंट सामने आता है। व्याख्यान में कुछ यूरोपीय इतिहासकारों का जिक्र है, जैसे लेन पूल और वॉल्सले हेग। हाँ। उनके मुताबिक सिंध पर अरबों की ये जीत भारतीय इतिहास के इतने लंबे और विशाल कैनवस पर बस एक घटना मात्र थी, एक एपिसोड, या उन्होंने इसे परिणाम रहित विजय, रिजल्टलेस विक्ट्री भी कहा है। परिणाम रहित विजय? हाँ। मतलब ये कि इसका फौरी तौर पर कोई बहुत बड़ा या स्थायी राजनीतिक नतीजा नहीं निकला जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया हो। जैसा हमने पहले भी बात की, अरब सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रह गए थे काफी समय तक। तो उस लिहाज से ये कोई ऐसी जीत नहीं थी जिसने तुरंत भारत की राजनीति बदल दी हो। समझ गया। फौजी जीत तो थी, पर उसका राजनीतिक असर उतना गहरा या फैला हुआ नहीं था, कम से कम शुरुआत में। हाँ। चलिए, तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि शुरुआती मुस्लिम आक्रमण 2 अलग-अलग लहरों में आए, पहले अरब, फिर काफी बाद में तुर्क, और इनके बीच करीब 300 साल का एक बड़ा फासला था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी का सिंध पर हमला पहला सफल मुस्लिम हमला माना जाता है। हमने देबल, रावर, जौहर और मुल्तान की जीत की बात की, और शायद सबसे अहम बात ये निकल कर आई कि इस जीत का तात्कालिक राजनीतिक असर भले ही सीमित रहा हो सिंध मुल्तान तक, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर और खासकर ज्ञान के आदान प्रदान के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसके शायद बहुत दूरगामी परिणाम हुए। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकालें? क्या हम ये कह सकते हैं कि इसने शायद अनजाने में ही सही बाद के हमलों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी? बिल्कुल। और देखिए, आखिर में सोचने वाली बात यही है, भले ही सिंध पर अरब विजय ने तुरंत पूरे भारत को नहीं बदला, लेकिन सिंध में उनकी वो जो लगभग 3 सदी की मौजूदगी थी, भले ही वो एक सीमित इलाके में थी,
और इस दौरान जो व्यापारिक रिश्ते बने, लोगों का आना जाना हुआ और ख़ास तौर पर जो ज्ञान का इतना बड़ा लेन देन हुआ, इसने धीरे धीरे ही सही उन विचारों और संपर्कों को तो कहीं ना कहीं हवा दी होगी ना। हाँ, बात तो सही है। व्यापक और स्थायी साबित हुए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी जुड़ी हुई प्रक्रिया की तरह देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है इस सोचने के लिए।